दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीलॉग है ये हटके है। ना ये पाकिस्तान का है ना ये इंडिया का है, बल्कि ये पाकिस्तान और इंडिया का है। ये मुसलमान और हिंदुओं का नहीं है, बल्कि इंडियंस का है। उनका वो जो आज 1947 से पहले सब एक थे। इसमें मुसलमान और हिंदू एक जगह साथ नजर आएंगे अंग्रेजों से लड़ते हुए। क्या आप उस शख्स का नाम जानते हैं जिसने बरतानवी राज को उन्हीं की अदालत में जाके ललकारा? क्या एक कत्ले आम ने हिंदुस्तान की आजादी की राह हमवार की? वो कौन था जिसने जालिम के सामने माफी मांगने से इनकार कर दिया? और केसरी चैप्टर 2 इस कहानी को कैसे दिखाने जा रही है? जी हाँ जनाब, केसरी चैप्टर 2 का जो टीजर आया है जिसमें जलियांवाला बाग की फायरिंग का साउंड बाइट्स हैं और उसके बाद एक अदालत का मंजर है और अक्षय कुमार का सिर्फ एक डायलॉग। लेकिन ये एक डायलॉग बहुत पावरफुल था और आज हम उस असली CS नारायण की बात करने जा रहे हैं जिसकी कहानी पर यह फिल्म मबनी होगी। हम आज केसरी चैप्टर 2 के टीजर की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये फिल्म जिस वाकयात पर मबनी है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। जलियांवाला बाग 1919 में जलियांवाला बाग से लेके चित्तौड़ सिंह और फिर उसके बाद थोड़ा सा उधम सिंह, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग एक कानून जिसे रोलेट एक्ट का नाम दिया गया था, इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज हुआ क्योंकि इस एक्ट के बारे में कहा गया ना वकील ना दलील ना अपील। यानी अंग्रेज सरकार किसी को भी बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं। इस कानून के खिलाफ अमृतसर के लोग गुस्से में आ गए और अमृतसर में एहतजाज शुरू हुआ। 9 अप्रैल को रामनवमी के मुकाम पर डॉक्टर मोहम्मद हफीज बशीर ने एक जुलूस निकाला। हिंदू और मुसलमान एक हो गए। डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विंग ने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को बताया, ये सब मुत्तहद हो गए और अंग्रेज की तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था कि ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे ना हो जाएं। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचिलो को गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया गया। इससे एहतजाज और भड़क गया। 12 अप्रैल को बालू नामी एक शख्स ने बैसाखी का जो मेला होता था या जो गैदरिंग होती थी उसके लिए जलियांवाला बाग के मुकाम पर एक एहतजाज का ऐलान कर दिया। उस जमाने में इसी तरह से एहतजाज हुआ करते थे। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक थे तो उस वक्त की एक संगीन और हौलनाक तरीन तारीख 19 अप्रैल सन 1919 और फिर 13 अप्रैल 1919 का वो दिन आया जो आजादी से पहले के हिंदुस्तान की सबसे हौलनाक तारीख थी, जलियांवाला बाग। उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। कुछ लोग वहां पे बैसाखी के लिए आए थे, कुछ लोग वहां पे एहतजाज के लिए आए थे। शायद ब्रिज गोपीनाथ भी अकाल कह रहे थे, तुम हमारे हाथ काटने की बात करते हो लेकिन हर खिजा के बाद बहार जरूर आती है। और ये अप्रैल बहार का ही मौसम होता है पंजाब में। उस वक्त विलन जनरल डायर 50 फौजियों के हमरा उस बाग में दाखिल होता है और निहत्ते लोग जो वहां पे जमा थे उनके ऊपर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। कोई वार्निंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इस तरह की वार्निंग नहीं दी गई कि तमाम लोग मुंतशिर हो जाए या इतनी देर में ये जगह खाली कर दी जाए, बल्कि अंदर दाखिल हुए उस जगह पे। वहां पे सिचुएशन ये थी, एंट्री की जो जगह थी वो तंग थी और उस एंट्री को बंद कर दिया गया। एक तरह से तमाम लोगों को कैद कर दिया गया जलियांवाला बाग में और फायरिंग शुरू हो गई। 1650 राउंड फायर किए गए निहत्ते लोगों पे। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। उस जमाने में दस्तयाब जो हथियार थे, खासतौर पे 303 की राइफल, उससे निहत्ते मासूम शहरियों पे गोलियां बरसाई जा रही थी। अंग्रेज सरकार जो थी हिंदुस्तानियों को काट रही थी, पीट रही थी, हिंदुस्तानियों को उनके खून में नहला रही थी। ये इंतहाई बदतरीन और हौलनाक वाकया था क्योंकि इसमें मासूम बच्चे, औरतें, क्योंकि ये एक तरफ एहतजाज इतना बड़ा नहीं था जितना कि वहां पे वो जो बैसाखी का जो गैदरिंग थी उसमें आम लोग थे। ये एक रिलीजियस टाइप का फेस्टिवल होता है सिखों का, वो वहां पे थे। वैसे भी बैसाखी जो है वो हिंदू भी मनाते हैं, किसान भी मनाते हैं। ये पंजाब का एक, आप इसको पंजाब का एक कल्चर कह सकते हैं। बैसाखी का त्यौहार जो है वो त्यौहार मनाने वाले जो थे वो मासूम लोग थे। वो कोई एहतजाज वो जो थे वो कोई हंगामा करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल डायर साहब जो थे वो, जिनको इनसे खुद दुश्मनी थी और वो इनको सबक सिखाना चाहते थे और उन्होंने इन लोगों को, इंडिया के लोगों को सबक सिखाने के लिए ये
कारनामा अंजाम दिया। खुद बरतानी हुकूमत ने जो अमवात एक्सेप्ट की वो 376 थी, लेकिन आमतौर पे लोगों का कहना है तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मरे। 10 मिनट में 1000 लोग मार दिए। इतने लोग तो जंग में भी नहीं मरते। केसरी के चैप्टर 2 में आप इसका साउंड बाइट देख चुके हैं। फिल्म गांधी में और फिल्म उधम सिंह में भी आप इस मंजर को देख चुके हैं। इसलिए अब हम इससे आगे जाते हैं, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 इस अंदोहनाक वाक़े से आगे की कहानी है। जनरल डायर को पंजाब का कसाई या बुचर ऑफ पंजाब का लकब दिया गया। मुर्खीन का कहना है कि डायर अकेला जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसको गवर्नर ओडायर ने ये हुक्म दिया था, और ये एक तरह से एक पॉइंट देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मौका कि जहां पे ये हिंदुस्तान के लोगों को ये धमकी दे सके कि अगर तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो देखो हम ये कर सकते हैं। जनरल डायर जैसा सफाक इंसान तारीख में बहुत कम आते हैं, और उसकी मौत भी फिर इसी तरह से हुई थी, नफसियाती मरीज और पागल होकर वो मरा था। उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि क्या मैं सही था या नहीं था। यकीनन इतना बड़ा गिल्ट, इतने लोगों का को मारने का जो गिल्ट है वो छोटा मोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग जो थे वो औरतें और बच्चे थे। बरतानवी हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक हंटर कमीशन बनाया। वहां पे जनरल डायर को लंदन बुलाया गया और कमीशन ने उससे जब पूछगछ की तो उसने कहा कि यह जरूरी था, हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना जरूरी था। जनरल डायर के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूं कि उसको इंडियन ज़बानें हिंदी और पंजाबी वगैरह बहुत अच्छी तरह से आती थी। वो तकरीबन उसकी जो पैदाइश और ग्रोथ है वो पंजाब की और इंडिया की ही थी, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को जानता था। और शायद वो इस जोम में था या वो उसमें था कि हम बादशाह हैं, हम और ये महकूम और गुलाम है। उस वक्त ये सोचती, आज ये जो वेस्ट जो है ना बहुत सारी बातें करता है, एक ज़माने में ये इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता था, ख़ासतौर पे उन मुल्कों को जहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। आज सारी आज़ादी वगैरह की इंसानी आज़ादी और हुकूक की बातें करते हैं ये, लेकिन उस वक्त जितने जालिम थे वो तारीख जो है ना वो अभी भी आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। सर चेतोर शंकरन नायर CS नायर के नाम से मशहूर है। ये कौन थे? यही वो शख्स है जिसका किरदार अक्षय कुमार करने जा रहा है। CS नारायण जो है वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने इस वाक़े के बाद इस्तीफा दे दिया। CS नायर ने सन 1922 में किताब लिखी गांधी एंड अनार्की, और उसमें उन्होंने इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार डायर से ज्यादा ओडायर यानी गवर्नर पंजाब को ठहराया, और उसके जवाब में ओडायर ने हतक इज्जत का मुकदमा कर दिया लंदन में। CS नायर को लंदन बुलाया गया, इस मुकदमे की कार्रवाई हुई, और इस मुकदमे की कार्रवाई जो है वही इस केसरी पार्ट 2 का जो है वो खास हिस्सा होगी, क्योंकि ये मुकदमा जो था एक तारीखी मुकदमा बन गया। ये सारी तारीख जो है इस फिल्म जो बेस है, CS नायर के पोते रघु पलात और पुष्पा पलात ने अपनी किताब द केस दैट शुक द एम्पायर नामी एक बुक लिखी थी, उसके ऊपर बेस्ड है। उसी में ये सारी तफसीलात दर्ज हैं। हिंदुस्तानियों की ये हक की लड़ाई थी, लेकिन जज तासुबज़ादा जूरी ने 11-1 से नायर के खिलाफ फैसला दिया। 500 पाउंड का जुर्माना और माफी का कहा। नायर ने 500 पाउंड का जुर्माना तो दे दिया, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। नायर मुकदमा हार गए, लेकिन इस मुकदमे के जरिए पूरी दुनिया को इंडिया में जो कुछ हो रहा था उसकी हकीकत के बारे में बहुत कुछ पता चला। ये पूरी दुनिया में उस वक्त भी जाहिर है अखबार वगैरह जो होते थे उसके जरिए पूरी दुनिया में ये बात फैली कि इंडिया में क्या हो रहा है, और बरतानवी राज को इससे बड़ी जो है ना बेइज्जती सी महसूस हुई। आपको अगर मैं याद करूं केसरी का, वो जो एक आदमी कहता है यू आर स्टिल ए स्लेव, ये वो सोच थी जिसके खिलाफ CS नायर जो है वो खड़ा हुआ। वो मुकदमा हार गया, लेकिन उसने बताया कि खड़ा हुआ जा सकता है। एक निहत्ता आदमी एक साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ, अदालत में गया और उसने अपना मुकदमा लड़ा, और फैसले के बाद उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तारीख ऐसे बहुत सारे हीरोज से भरी पड़ी है जिनको हम नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनका नाम तारीख में मौजूद तो है, लेकिन उनसे नई नस्ल वाकिफ नहीं है। ये एक ट्रिब्यूट है CS नायर के लिए, और मेरी तरफ से भी ये एक ट्रिब्यूट है जलियांवाला बाग के उस हीरो के लिए जिसने इस वाक़े को पूरी दुनिया में फैलाने का बाइस बना। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।